हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस के इस नए प्लेटफॉर्म में। मैं हूं गीतांजलि। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम जियोग्राफी की या भूगोल की एक नई सीरीज जियोग्राफी कंसेप्ट टॉक पर चर्चा कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम हमारे जियोग्राफी के सिलेबस या नेट जेआरएफ के हमारे जो सिलेबस है भूगोल विषय का, उसके कुछ खास महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। ये सीरीज में हम मुख्यतः उन खास टॉपिक या उन विषयों पर चर्चा करते हैं जो आपकी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने इकाई 1 से लेकर इकाई 4 तक के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर चर्चा की है। आज हम चर्चा करेंगे यूनिट 5 या इकाई 5 से संबंधित कुछ खास टॉपिक के बारे में। आज मुख्यतः एक टॉपिक पर ही चर्चा होगी क्योंकि वह थोड़ा सा लंबा हो सकता है। यदि हम बात करें इकाई 5 के बारे में कि हमारे इस पाठ्यक्रम में या हमारे भूगोल के पाठ्यक्रम में इकाई 5 में क्या शामिल है, तो इकाई 5 संबंधित है जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल से। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल एक यूनिट है, यूनिट नंबर 5 हमारे सिलेबस के अंदर, जिसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। इसकी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी कि आखिर हम इस यूनिट के अंदर या इस यूनिट के अंतर्गत किन किन टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, कौन से टॉपिक हमारे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है। हमने इस बारे में भी चर्चा की है कि इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में या पिछले वर्षों में यूजीसी नेट के एग्जाम में कैसे प्रश्न फ्रेम किए गए हैं, कैसे कैसे प्रश्नों को यहाँ पर बनाया गया है और प्रश्नों को किस तरीके से पूछा गया है एग्जाम में, तो इसके बारे में भी हमने चर्चा की है। आप चाहें तो उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। हम यहाँ पर आज चर्चा करने वाले हैं यूनिट 5 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसका नाम है जनसंख्या प्रवास। ठीक है, यदि आप बात करें जनसंख्या प्रवास के बारे में या जनसंख्या प्रवासन के बारे में, तो देखिए जनसंख्या प्रवासन का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जनसंख्या का जाना। ठीक है, जिसे इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इसे माइग्रेशन कहते हैं, जो कि अपने आप में एक महत्वपूर्ण टर्म है। माइग्रेशन की यदि बात करें, जनसंख्या प्रवासन की हम बात करें, तो जनसंख्या के प्रवासन के लिए एक महत्वपूर्ण शब्द अभी इस्तेमाल किया जाने लगा है। कब उसे जनसंख्या प्रवासन कहेंगे? जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई जनसंख्या का समूह या जनसंख्या दीर्घकाल के लिए दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है या दूसरे स्थान पर जाकर निवास करती है, तो फिर उसे कहते हैं प्रवासन या प्रवास। यानी दीर्घकाल के लिए जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान पर निवास करना प्रवासन कहलाता है और इसे ही जनसंख्या प्रवासन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यदि बात करें कि आखिर जनसंख्या प्रवासन होता क्यों है, क्यों कोई व्यक्ति अपने मूल स्थान पर ना रहकर किसी दूसरे स्थान में रहने के बारे में सोचे, क्यों कोई व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान में रहने के बारे में सोचता है, क्यों रहता है? कोई ना कोई तो कारण होगा। तो इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, जैसे हो सकता है शिक्षा, कोई व्यक्ति शिक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर दीर्घकाल के लिए रहने गया हो या कम समय के लिए भी रहने गया हो, तो कुछ कारण ऐसे हो कि उसके बाद वह समय बढ़ता जा रहा हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जनसंख्या प्रवासन अल्पकाल के लिए भी होता है, लेकिन जो जनसंख्या प्रवासन के लिए खास टर्म यूज किया जाता है कि दीर्घकाल, ऐसा देखा गया है कि जनसंख्या प्रवासन अब दीर्घकाल के लिए होता जा रहा है, इसलिए अब इसके डेफिनेशन में दीर्घकाल शब्द शामिल कर लिया गया है। तो हो सकता है कारण हो शिक्षा, हो सकता है कारण हो रोजगार, कि रोजगार की प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। हो सकता है इसका कारण हो गरीबी, क्योंकि ऐसे कुछ स्थान है जहाँ पर गरीबी बहुत अधिक बढ़ जाती है, तो वहाँ से भी लोग पलायन कर जाते हैं और दूसरे स्थान पर जाने की कोशिश करते हैं या जाते हैं जहाँ पर संसाधन उपलब्ध हो या उनके पास कोई कार्य वहाँ पर उपलब्ध हो जाए।
इसके अलावा विवाह जनसंख्या प्रवासन का सबसे बड़ा कारण माना जाता है और विवाह में भी सबसे अधिक प्रतिशत है प्रवासन के लिए किसे लेकर, महिलाओं को लेकर। क्योंकि ऐसा देखा जाता है, जो अभी हालिया डेटा निकलकर सामने आया है उसमें जनसंख्या प्रवासन में पाया गया कि 27% से भी अधिक बड़ा कारण है विवाह, और इसमें भी सबसे बड़ा प्रवासन होता है महिलाओं का। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हैं कि कई सांस्कृतिक सामाजिक कारण भी हो सकते हैं कि जनसंख्या का प्रवासन हो। इसके अलावा कुछ हो सकता है कि प्राकृतिक आपदाएं, बाढ़, सूखा, सुनामी, ज्वालामुखी, ऐसी कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या का प्रवासन हो रहा हो। तो कई कारण हो सकते हैं जनसंख्या प्रवासन के। आज के टॉपिक में जो हम खास बात करने वाले हैं जनसंख्या प्रवासन को लेकर ही, तो हम उसके अंतर्गत कुछ खास या महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे जनसंख्या प्रवासन के प्रकार को, कि आखिर जनसंख्या प्रवासन के कितने प्रकार हो सकते हैं, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे जनसंख्या प्रवासन के कारणों के बारे में, कि जनसंख्या प्रवासन के क्या कारण है। ठीक है, तो कारणों पर भी चर्चा करेंगे और फिर जानेंगे इसके परिणाम, कि जनसंख्या प्रवासन के क्या परिणाम हो सकते हैं या क्या परिणाम निकलकर सामने आते हैं। ठीक, जनसंख्या प्रवासन के बारे में ध्यान रखिएगा, यह स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। अस्थायी कैसे हो सकते हैं, ऋतुओं के अनुसार, मौसमों के अनुसार कोई जनसंख्या का प्रवासन हो रहा हो। इसलिए जनसंख्या प्रवासन को लेकर कोई खास महत्वपूर्ण कंसेप्ट नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या दीर्घकाल के लिए निवास करने लगी या किसी स्थान पर उनका निवास बन जाए, उनके मूल स्थान को छोड़कर जहां उन्होंने जन्म लिया हो, तो फिर उसे या उस घटना को क्या कहा जाता है, प्रवासन कहा जाता है या उसे माइग्रेशन कहा जाता है। ठीक है, आज के टॉपिक में हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, जनसंख्या प्रवासन के प्रकारों के बारे में, कि आखिर जनसंख्या प्रवासन के कितने प्रकार हैं। ठीक, यदि हम प्रकारों के बारे में चर्चा करें तो देखिए इनके प्रकारों में कई टाइप शामिल हो जाते हैं। ठीक है, अभी हमने यह भी चर्चा की कि जनसंख्या जो प्रवासन है उसके क्या है, कई कारण हैं। कई कारणों में हमने चर्चा की किसके बारे में, रोजगार की प्राप्ति के लिए, शिक्षा के लिए, कोई व्यक्ति हो सकता है सामाजिक असुरक्षा हो उसे किसी स्थान पर, तो वो दूसरे स्थान पर प्रवासन कर जाए। इसके अलावा हमने चर्चा की कि एक विवाह भी एक महत्वपूर्ण कारण है जनसंख्या प्रवासन का। इसके अलावा हमने चर्चा की प्राकृतिक आपदा के बारे में, कि प्राकृतिक आपदाओं की वजह से भी एक स्थान से दूसरी ओर जनसंख्या प्रवासन करती है। ठीक है, कई और भी एक महत्वपूर्ण टर्म आप ध्यान रखेगा, राजनीतिक कारणों की वजह से भी, राजनीतिक उथल पुथल की वजह से भी व्यक्ति या एक पूरा समूह एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवासन कर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हम चर्चा करने वाले हैं किसके बारे में, प्रकारों के संदर्भ में, तो ध्यान रखिए कि जनसंख्या के प्रवासन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जनसंख्या दीर्घकाल के लिए प्रवासित हो गई है या वहां पर ट्रांसफर हो गई है, स्थानांतरित हो गई है, वहां वो निवास करने लगी है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे क्षेत्र के आधार पर हो सकता है, समय के आधार पर हो सकता है, अवधि के आधार पर हो सकता है, या कई अन्य कारण हो सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें क्षेत्र के आधार पर, कि क्षेत्र के आधार पर जनसंख्या का प्रवासन, या प्रवासन लिख सकते हैं आप केवल, जनसंख्या प्रवासन। तो देखिए क्षेत्र के आधार पर जनसंख्या प्रवासन को हम कई भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कैसे, कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, सबसे पहले हम चर्चा कर सकते हैं महाद्वीपीय लेवल पर, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर जब जनसंख्या का प्रवासन हो तो उसे कहा जाता है अंतर महाद्वीपीय प्रवासन। ठीक है, तो इसे हम डिवाइड करें और पहला नाम लिखते हैं अंतर महाद्वीपीय प्रवासन। यह प्रवासन कैसे हो सकता है, या तो आप इसे हवाई जहाज के माध्यम से कर सकते हैं या तो आप जल मार्गों के माध्यम से इसे कर सकते हैं। और अंतर महाद्वीपीय प्रवासन मतलब कैसे, यूरोप से कोई व्यक्ति या यूरोप महाद्वीप से कोई व्यक्ति उत्तरी अमेरिका में प्रवास कर गया हो या दक्षिणी अमेरिका में प्रवास कर गया हो, अफ्रीका से कोई व्यक्ति यूरोप में प्रवास कर गया हो या ऑस्ट्रेलिया में प्रवास कर गया हो, एशिया से कोई व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में चला गया हो, तो ये इस तरीके के प्रवासन को क्या कहा जाता है, अंतर महाद्वीपीय प्रवासन। ठीक है, और दूसरा है, इसमें टाइप ध्यान रखें,
अंतरराष्ट्रीय प्रवासन। अब अंतरराष्ट्रीय प्रवासन यानी क्या? आप एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र की ओर जा रहे हैं, यानी आप ऑस्ट्रेलिया से भारत आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि आप भारत से किसी दूसरे देश की ओर जा रहे हैं, यूरोप। लेकिन फिर भी यह महाद्वीपीय प्रवासन के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन एग्जैक्ट अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के लिए आप क्या कह सकते हैं? यूरोप का कोई देश ले लीजिए आप, हो सकता है फ्रांस, हम लेते हैं फ्रांस। फ्रांस से यदि आप जर्मनी की यात्रा करते हैं तो इसे अंतरराष्ट्रीय प्रवासन के तौर पर देखा जाएगा। और यात्रा भी कैसी कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान निवास करने के लिए चले गए हैं, ठीक है। यानी आप अभी फ्रांस में रहते थे, फ्रांस के बाद आप रहने के लिए कहाँ चले गए हैं? जर्मनी में, और अब आपका निवास स्थान वही है। तो इस प्रकार के प्रवासन को, आपकी आजीविका भी वही है, सारी चीजें वही हैं, सारा सेटअप वही है, तो इस प्रकार के प्रवासन को क्या कहा जाएगा? अंतरराष्ट्रीय प्रवासन कहा जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि और कौन से प्रकार हो सकते हैं क्षेत्रों के आधार पर। तो अंतरराज्यीय प्रवासन क्या कहलाएगा? अंतरराज्यीय प्रवासन का मतलब यह है कि आप मध्य प्रदेश से गुजरात चले गए, हो सकता है आपके पास रोजगार के पर्याप्त साधन कहाँ नहीं मिल पाए? मध्य प्रदेश में। तो आप कहाँ पर चले गए? गुजरात में, ठीक है। और आप गुजरात में वहां पर रहने लगे, आपका रोजगार वहां हो गया और दीर्घ काल के लिए आप वहां पर स्थापित हो गए, आपका निवास स्थान वहां बन गया। तो इस प्रकार के प्रवासन को कहा जाएगा अंतरराज्यीय प्रवासन, जिसमें आप एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ गए हैं प्रवास करने के लिए, निवास करने के लिए, तो इसे अंतरराज्यीय प्रवासन के तौर पर जाना जाएगा। इसके अलावा इसे स्थानीय प्रवासन के तौर पर भी हम देख सकते हैं, ठीक है। क्षेत्रों के आधार पर ही स्थानीय प्रवासन क्या कहलाएगा? स्थानीय प्रवासन का अर्थ है कि आप मान लीजिए मध्य प्रदेश में हैं, मध्य प्रदेश के ही आप किसी दूसरे स्थान पर रह रहे हैं। स्थानीय प्रवासन में मान लीजिए अभी आप भोपाल में रह रहे हैं और भोपाल में आपका जन्म हुआ है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपको रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए कहाँ जाना है? इंदौर, ठीक। और आपने देखा कि अब आपको इंदौर में रोजगार के बेहतर विकल्प मौजूद हैं। या आप इसका और सटीक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए आप मध्य प्रदेश में कहाँ पर रह रहे हैं? बैतूल में निवास कर रहे हैं और आपको रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए कहाँ जाना है? इंदौर। और आपने दीर्घ काल के लिए इंदौर में अपना सेटअप बना लिया है, आप वहीं रहने लगे हैं और वहां पर आपने शिक्षा ग्रहण की, आपको वहीं रोजगार मिल गया, आप आगे वहां पर आपने कार्य करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार के प्रवासन को कहते हैं स्थानीय प्रवासन, ठीक है। तो ये हमने देखा कि क्षेत्र के आधार पर कितने प्रकार के प्रवासन हो सकते हैं। अब आगे आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अन्य आधारों पर प्रवासन किस प्रकार के हो सकते हैं। ये तो हमने देखा क्षेत्र के आधार पर। अब देखते हैं समय के आधार पर, क्योंकि समय के आधार पर भी प्रवासन होता है। समय के आधार पर कैसे हो सकता है? आपने कुछ समय के लिए प्रवासन लिया हो, कुछ समय के लिए आप वहां गए हो, जैसे मौसमी प्रवासन या ऋतु प्रवासन के तौर पर जिन्हें जाना जाता है, कि पहाड़ी क्षेत्र में आपने देखा होगा जब बहुत अधिक ठंड पड़ती है तो वहां से लोग अपने पशुओं को लेकर मैदानी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं, और फिर जैसे ही ग्रीष्मकाल का समय आता है तो वापस से अपने पशुओं को लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इस प्रकार के प्रवासन को क्या कहा जाता है? ऋतु प्रवासन, ठीक है। ऋतु प्रवासन या मौसमी प्रवासन, ठीक है, या मौसमी प्रवासन, क्योंकि मौसम के अनुसार इस तरीके का प्रवासन हो रहा है, ठीक है। तो इसे मौसमी प्रवासन या मौसम प्रवासन के तौर पर भी जाना जाएगा। कुछ और प्रवासन है जैसे कि इसके अंतर्गत कुछ थोड़ी या लघु समय के लिए प्रवासन हो सकता है, ठीक। यानी आप किसी स्थान पर कम समय के लिए गए हों, लेकिन ध्यान रखिए इतना भी कम नहीं कि उसे आप प्रवासन के तौर पर ना शामिल कर पाए। या आप कह सकते हैं कि आप कहीं किसी स्थान पर दीर्घ समय के लिए गए हों और फिर आप वहां पर रहने लगे हों, तो इस तरीके के प्रवासन को आप क्या कह सकते हैं? समय के आधार पर प्रवासन को आप डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसे आप लघु समय या कह सकते हैं अल्पकाल के लिए, जैसे अल्पकालिक प्रवासन भी कह सकते हैं। दीर्घ समय या दीर्घकाल के लिए तो इसे आप दीर्घकालिक प्रवासन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने देखा समय के आधार पर ऋतु प्रवासन, लघु या अल्पकालिक प्रवासन, हमने देखा दीर्घकालिक प्रवासन, और आप हो सकता है एक बहुत छोटा सा इसके अंतर्गत आप ले सकते हैं दैनिक प्रवासन।
और दैनिक प्रवासन कैसा होता है? दैनिक प्रवासन ये बड़े बड़े महानगरों के आसपास होता है, जहाँ से आप हो सकते हैं मुंबई के आसपास के जो छोटे छोटे ग्रामीण इलाके हैं वहाँ से लोग सुबह निकलते हैं, मुंबई में जाकर पूरा दिन काम करते हैं क्योंकि वहाँ पर उन्हें रोजगार मिल जाता है और शाम को वो वापस अपने घर आ जाते हैं। तो इस तरीके के प्रवासन को कहा जाता है दैनिक प्रवासन। ये तो हमने देखा कि क्या समय के आधार पर प्रवासन को कितने आधारों पर बांटा जा सकता है। इसके आधार पर इसके अलावा कुछ और भी प्रवासन होते हैं, जैसे दूरी के आधार पर प्रवासन है। तो दूरी के आधार पर प्रवासन में किस प्रकार का प्रवासन होगा? ध्यान रखें, दूरी के आधार पर प्रवासन यानी हो सकता है कि दूरी बहुत अधिक हो और हो सकता है कि दूरी कम हो। तो इस तरीके से प्रवासन को कितने भागों में डिवाइड किया जाएगा? 2 भागों में। एक तो यदि लंबी दूरी आपको कवर करना है तो लंबी दूरी वाले प्रवासन यानी आपने बहुत दूरी कवर करके एक स्थान पर दूसरे स्थान को प्रवासन के लिए चुना है, और दूसरा आप कम दूरी के लिए जब कोई स्थान चुनते हैं, या आप कह सकते हैं कि अभी तो आपने क्या चुना कि आप एक स्थान से दूसरे स्थान लंबी दूरी कवर कर रहे हैं, या हो सकता है कि अब आपने लघु या कम दूरी कवर की प्रवासन के लिए। तो इस प्रकार के प्रवासन को क्या कहा जाएगा? लंबी दूरी के प्रवासन और लघु दूरी के प्रवासन, जो किसके आधार पर होंगे? दूरी के आधार पर ये प्रवासन होंगे। ध्यान रखिए, प्रवासन का महत्वपूर्ण कुछ अन्य भाग भी होते हैं, और प्रवासन की ये महत्वपूर्ण अन्य टर्म्स या भाग बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इनसे हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक एवं जो राजनीतिक पहलू हैं ये तय होते हैं, ये डिसाइड होते हैं। तो अन्य प्रकार के कौन कौन से प्रवासन हो सकते हैं? अन्य प्रकार के प्रवासनों में हो सकता है आर्थिक प्रवासन, यानी कोई आर्थिक कारण हो जिस वजह से व्यक्ति या जनसंख्या एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रही हो, या एक देश से, एक राज्य से, एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की ओर जा रही हो। तो इस प्रकार के प्रवासन को आर्थिक प्रवासन कहते हैं। लेकिन कब? जब उसका मुख्य कारण हो आर्थिक या रोजगार प्राप्त करना, यानी आप रोजगार के लिए या अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, जीवन की बेहतर दशाओं के लिए किसी दूसरे क्षेत्र की ओर प्रवास कर जाते हैं, तो इसे आर्थिक प्रवासन कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा दूसरा प्रवासन हो सकता है सामाजिक या सांस्कृतिक प्रवासन। सामाजिक या सांस्कृतिक प्रवासन। और सामाजिक या सांस्कृतिक प्रवासन में कौन से प्रवासन शामिल हो जाएंगे? ध्यान रखिएगा, यदि कोई व्यक्ति सामाजिक जो प्रथाएं हमारी मौजूद हैं, जैसे विवाह नामक जो संस्था है, उसमें अमूमन स्त्री को अपने घर को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना होता है और जीवन पर्यंत फिर वो वहां पर निवास करती है और रहती है। इस प्रकार के प्रवासन को ही सामाजिक सांस्कृतिक प्रवासन के अंतर्गत रखा जाएगा। यह हो सकता है कि धार्मिक आधार पर किसी स्थान से दूसरे स्थान पर किन्हीं जनसंख्या वर्गों का प्रवासन हो गया हो, जैसे आप कह सकते हैं रोहिंग्या मुसलमानों का जो प्रवासन हुआ है म्यांमार से दूसरे क्षेत्र की ओर, इसे आप सामाजिक सांस्कृतिक प्रवासन के अंतर्गत रख सकते हैं। ठीक है। और एग्जाम्पल के तौर पर कश्मीरी पंडितों का प्रवासन भी आप किसके अंतर्गत ला सकते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक प्रवासन के अंतर्गत इसे शामिल कर सकते हैं। ठीक है। अन्य कारणों में एक और प्रवासन ध्यान रखेगा, राजनीतिक प्रवासन। क्यों? क्योंकि राजनीतिक उथल पुथल की वजह से भी किसी स्थान पर या किसी देश में राजनीतिक उथल पुथल के बाद भी जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे स्थान में प्रवासन होता है, और इस कारण को क्या कहते हैं कि यह प्रवासन राजनीतिक प्रवासन के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह राजनीतिक कारणों से हुआ है। ठीक है। तो ऐसे कई देश हैं आप जिन्हें इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ठीक है। राजनीतिक प्रवासन प्रमुख प्रकारों में शामिल होंगे। हमने बात की अभी कि ये प्रकार हैं। अब यदि हम बात करें स्पष्ट रूप से कि आखिर कारण क्या है, प्रवासन होते क्यों हैं, प्रमुख कारणों की ओर यदि हम देखें कि आखिर प्रवासन में महत्वपूर्ण भूमिका क्या अदा कर रहा है, क्योंकि भाई प्रवासन तो हो ही रहा है, लेकिन जनसंख्या हम 1991 की जनसंख्या जनगणना के अनुसार बात करें तो पहले की तुलना में, यानी 1971 1981 की तुलना में प्रवासन 1991 में कम हो गया था। ठीक है। अब यदि बात करें कि प्रवासन कितने तरीके से होते हैं, तो ध्यान रखें ये प्रवासन भी कई तरीकों से होते हैं। जैसे गांव से शहरों की ओर प्रवासन, शहरों से शहरों की ओर प्रवासन,
गांव से गांव की ओर प्रवासन और शहरों से गांव की ओर प्रवासन, यानी ये 4 प्रकार से होते हैं। हो सकता है ग्रामीण क्षेत्र से कोई शहरी क्षेत्र की ओर प्रवासन हो गया हो, बेहतर रोजगार के लिए, या कह सकते हैं कि शिक्षा के लिए। फिर हो सकता है कि विवाह के बाद किसी व्यक्ति के शहर से गांव में शादी हो, तो इस प्रकार के प्रवासन को शहर से गांव की ओर प्रवासन कहेंगे। कई विवाह ऐसे होते हैं जो शहरों से शहरों की ओर किए जाते हैं, तो इस प्रकार के प्रवासन को शहर से शहर की ओर होने वाले प्रवासन के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इस तरीके से प्रवासन भी कई प्रकार के हो सकते हैं। यदि हम बात करें कारणों के बारे में कि आखिर प्रवासन के मुख्य कारण क्या है, ठीक, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है यह जानना कि प्रवासन तो हो ही रहा है, लेकिन प्रवासन के पीछे की वजहें क्या है, ठीक है। तो ध्यान रखें, इसके कारणों में सबसे महत्वपूर्ण कारण है आर्थिक कारण। क्यों? क्योंकि आर्थिक कारण की वजह से प्रवासन होता है। अब आर्थिक कारणों में क्या चीजें शामिल हैं, तो देखिए, हम मानते हैं कि भारत की जो अधिकांश जनसंख्या है, या भारत किसमें बसता है, गांव में बसता है। जो ग्रामीण जीवन शैली है उसमें ध्यान रखें रोजगार की उतनी अधिक उपलब्धता मौजूद नहीं है। तो रोजगार के लिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्र क्या है, कृषि प्रधान है। यहाँ पर कृषि के माध्यम से आजीविका पैदा की जाती है और यहाँ के लोग कृषि पर आधारित हैं अपने जीवन यापन के लिए। तो ऐसे में अपने रोजगार की उपलब्धता के लिए, क्योंकि जनसंख्या भी तो ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ ही रही है, तो जब जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रही है तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। कृषि क्षेत्र भी कितना विस्तारित किया जा सकता है, तो जितना विस्तारित किया जा सकता है उतने लोग वहां मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद जनसंख्या में वृद्धि निरंतर हो रही है। कुछ लोग कुटीर उद्योगों में भी शामिल हो गए हैं और वे कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जैसे कार्य करते हैं। इसके बावजूद उनके पास जो आजीविका आती है उसकी वजह से वो पूरे परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते। ऐसे में अधिकांश जनसंख्या को आजीविका उपलब्ध नहीं हो पाती और इस वजह से वे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवासन करते हैं ताकि उन्हें कुछ आर्थिक उपलब्धता मौजूद हो जाए, या वे आर्थिक कारणों की वजह से कहां प्रवासन करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर। ठीक है, तो गांव से शहरों की ओर इस प्रकार के प्रवासन को, या आर्थिक प्रवासन के अंतर्गत इस प्रकार के प्रवासन को शामिल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अधिकांश लोग किस पे संलिप्त हैं, कृषि कार्यों में संलग्न हैं, और इस प्रकार के प्रवासन को इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। तो आर्थिक कारणों से अपनी आजीविका को चलाने के लिए ही लोग एक स्थान से जब दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो इसे किन कारणों में शामिल किया जाता है, आर्थिक कारणों में शामिल किया जाता है। इस प्रकार के प्रवासन को आर्थिक प्रवासन के अंतर्गत रखा जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। हो सकता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों से बहुत से लोग शहरों की ओर जाते हैं, क्योंकि शहरों में सेवा क्षेत्र, उद्योग वाला सेक्टर काफी विकसित हो चुका है और ऐसे में वहां पर उन्हें ठीक तरीके से कार्य मिल सकता है। जो उन्होंने जितनी कुशलता हासिल की है उस हिसाब से उनको कार्य मिल जाएगा सेवा सेक्टर में। उन्होंने जितनी शिक्षा ग्रहण की है उस हिसाब से उनको काम मिल जाएगा कहाँ पर, यहाँ शहरों में, क्योंकि यहाँ पर जो उद्योग और सर्विस सेक्टर है वो काफी विकसित है। ठीक है, तो इसलिए लोग अपने आर्थिक कारणों की वजह से आजीविका के लिए, ध्यान रखें, आजीविका के लिए गांव से शहरों की ओर इनका पलायन होता है। क्यों? क्योंकि शहरों में सेवा सेक्टर या सेवा क्षेत्र और दूसरा सेक्टर है का उद्योग सेक्टर या औद्योगिक क्षेत्र। ठीक है, उद्योग वाला क्षेत्र अधिक विकसित होता है और यहाँ से इन्हें आजीविका प्राप्त हो जाती है। तो प्रमुख कारणों में हमने चर्चा की कि क्या कारण है इसका, ध्यान रखिएगा आर्थिक सेक्टर में कि यह प्रमुख कारण है आर्थिक, जिसकी वजह से पलायन होता है। अब बात करें कि आखिर दूसरा कारण क्या है, तो ध्यान रखिए दूसरा कारण है सामाजिक सांस्कृतिक कारण। और अभी हमने सामाजिक सांस्कृतिक कारणों में सबसे पहले चर्चा की कि सामाजिक सांस्कृतिक पलायन का सबसे बड़ा जो कारण है वह है विवाह। यानी सामाजिक सांस्कृतिक कारणों के अंतर्गत आप सबसे बड़े कारण को, ये सर्वप्रमुख कारण को शामिल करेंगे तो विवाह सबसे बड़ा कारण बनेगा। क्योंकि
ऐसा माना जाता है। डेटा के अनुसार यदि आप एनसीईआरटी के डेटा को देखें तो आपको पता चलेगा कि जितना भी प्रवासन होता है उसमें से लगभग 27% से भी अधिक प्रवासन हो रहा है विवाह की वजह से, जिसमें महिलाएं शामिल हैं। और पूरा डेटा यदि देखा जाए तो 3/4 प्रवासन होता है महिलाओं का। क्यों होता है? क्योंकि विवाह सबसे बड़ा कारण है सामाजिक सांस्कृतिक प्रवासन का। सामाजिक सांस्कृतिक प्रवासन में विवाह के साथ साथ कई और भी कारण शामिल हैं। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान, हम भारत की ही यदि बात करें तो बहुत पहले भारत से ही बहुत सारे लोग श्रीलंका, इंडोनेशिया, चाइना की ओर गए धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए, और फिर वो वहां जाकर बस गए। तो यह भी एक कारण है जो कि धार्मिक प्रचार प्रसार के लिए गए थे, तो ये सामाजिक सांस्कृतिक कारण के अंतर्गत आ सकता है। इसके अलावा भाषा के लेवल पर भी कई एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासन हुए हैं। आप बंगाल का एग्जाम्पल देख सकते हैं। इसके अलावा आप श्रीलंका और भारत की दक्षिण भारत के प्रमुख क्षेत्रों की ओर यदि देखें तो आप पाएंगे कि वहां भी प्रवासन हुआ है भाषाई आधार पर। आप मान सकते हैं कि कुछ प्रवासन धार्मिक प्रचार प्रसार की वजह से भी होते हैं, प्रचार प्रसार की वजह से भी होते हैं। ठीक है, तो ये प्रमुख कारण है। सामाजिक सांस्कृतिक कारणों में ही ध्यान रखिएगा। यदि आप चर्चा करते हैं कभी कभी कि आपने किसी ग्रामीण क्षेत्र की यदि आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की बहुत पहले क्या है, उपलब्धता नहीं थी। तो शिक्षा के लिए बच्चों को शहर भेज दिया जाता था। ठीक है, और वे शहर जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे, और इसकी वजह से मतलब शिक्षा चूंकि सामाजिक एक कारण के अंतर्गत शामिल हो जाएगा, तो शिक्षा के लिए जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यक्ति को भेजा जाता था ग्रहण करने के लिए, तो भी प्रवासन होता था। तो सामाजिक कारण में आप ध्यान रखिए, शिक्षा भी एक कारण है जिसकी वजह से सामाजिक सांस्कृतिक प्रवासन क्या होता है, संभव होता है, क्योंकि शिक्षा और रोजगार के लिए भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं। तो ये हमने देखा किसी सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, और यह भी देखा कि यदि हम भारत की ही चर्चा करें तो कुछ सांस्कृतिक विविधता के अलावा कुछ सांस्कृतिक समानताएं भी पाई जाती हैं कुछ अन्य देशों से। जैसे भारत के पंजाब राज्य की यदि आप बात करें और कनाडा की बात करें तो इनमें कुछ सांस्कृतिक विविधताओं के अलावा कुछ समानताएं भी पाई गई हैं। तो समानताओं को लेकर भी प्रवासन बहुत अधिक हो रहा है भारत से कनाडा की ओर। तो ये जो प्रवासन है ये किस वजह से हो रहे हैं, सामाजिक सांस्कृतिक कारणों की वजह से हो रहे हैं। यदि एक और अन्य कारण की बात करें कि प्रवासन का और अन्य कारण क्या हो सकता है, तो भी हमने चर्चा भी की थी, राजनीतिक कारण, क्योंकि राजनीतिक कारणों से भी प्रवासन होता है। राजनीतिक कारणों की वजह से प्रवासन सबसे पहले चर्चा में आया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे अधिक प्रवासन देखा गया राजनीतिक वजहों से। बहुत सारे ऐसे देश थे जो कि युद्धग्रस्त थे और इसकी वजह से वहां से भारी संख्या में जनसंख्या वहां की दूसरी ओर निवास करने गई, दूसरी ओर प्रवास कर गई, जिसकी वजह से कहा जाता है कि वह राजनीतिक, द्वितीय विश्व युद्ध के समय की बात है ये, उस समय राजनीतिक जो प्रवासन है वह सबसे अधिक देखा गया था। इसके अलावा राजनीतिक प्रवासन में ध्यान रखिए, जब सिकंदर भारत आया, चंगेज खां, अन्य कुछ लोग थे, मोहम्मद गौरी की बात कर लें, महमूद गजनवी की बात करें, तो उन सभी ने भारत में आक्रमण किया। इनके साथ साथ बहुत सारे सेनापति और लोग भी भारत में आकर निवास कर गए। तो ये कारण भी है, राजनीतिक कारण के अंतर्गत ही इसे शामिल किया जाएगा, और यह भी एक प्रवासन का क्या हो सकता है, कारण हो सकता है। तो जो आक्रमणकारी भारत आए उनकी वजह से भी क्या हुआ, प्रवासन हुआ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर आप महमूद गजनवी लिख सकते हैं, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी, सिकंदर, चंगेज खां, ऐसे कुछ एग्जाम्पल आप यहाँ पर शामिल कर सकते हैं, जो जिनका कहें कि ये सभी किसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, राजनीतिक कारणों में शामिल हो जाएंगे। राजनीतिक कारणों के अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है, ध्यान रखें, भौतिक कारण। और भौतिक कारण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है जलवायु। क्यों? क्योंकि जलवायु परिवर्तन की वजह से कई स्थान पर भूकंप, सूखा, अकाल जैसी प्रॉब्लम्स देखी गई, जैसी समस्याएं देखी गई। सूखा, अकाल, भूकंप, ज्वालामुखी,
इन वजहों से भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर खासकर ध्यान रखिए बाढ़, क्योंकि बिहार के आसपास जब हम भारत की बात करते हैं तो भारी संख्या में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित होते हैं और उनका प्रवासन होता है। तो ऐसी कुछ वजह हैं जिनकी वजह से आप कह सकते हैं कि कुछ भौतिक कारण भी प्रवासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसमें सबसे यदि आप भौतिक कारणों की बात करें तो जलवायु एक महत्वपूर्ण कारण बनता जा रहा है। जलवायु परिवर्तन की वजह से जो ग्लेशियर उनके पिघलने की वजह से उसके आसपास के जो लोग पहले निवास करते थे इन दोआब क्षेत्रों में, वे अब अलग अलग क्षेत्रों की ओर प्रवासित तो होते जा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ की जो संभावनाएं हैं वह कुछ क्षेत्रों में बहुत अधिक देखने को मिली है। कुछ क्षेत्रों में सूखा और कुछ क्षेत्रों में भूकंप, ज्वालामुखी जैसी प्रवृत्तियां भी निरंतर बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में भौतिक कारण भी हो सकते हैं, किसके अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं, प्रवासन के कारणों के अंतर्गत शामिल किए जा सकते हैं। ये तो हमने बात की कारणों के बारे में। अब आइए देखते हैं कि आखिर इसके परिणाम क्या हो सकते हैं या परिणाम क्या निकलकर सामने आते हैं। यदि हम बात करें परिणाम के बारे में तो सबसे पहले परिणाम हम बात करें आर्थिक परिणाम। देखिए, जब एक देश से दूसरे देश एक जनसंख्या निवास करती है तो वे, हम भारत की ही बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, तो हमें रेमिटेंस प्राप्त होता है। वहां से वे लोग हुंडी भेजते हैं भारत के लिए, जो कि भुनाई जा सकती है, और यह भारत के लिए रेमिटेंस का काम करता है, जो कि भारत के लिए सकारात्मक रूप से देखा जा सकता है। यानी रेमिटेंस, यदि आप आर्थिक परिणाम की बात करें तो भारत को रेमिटेंस इसके अंतर्गत प्राप्त होता है, यानी भारत को धन लाभ प्राप्त होता है। सामाजिक आर्थिक कारणों की यदि हम बात करें तो सामाजिक आर्थिक कारणों की वजह से ध्यान रखें, जब एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी भारत में हम मानते हैं शिक्षा या प्रौद्योगिकी उतनी विकसित नहीं है जितनी पश्चिमी देशों में या पश्चिमी क्षेत्रों में, चाहे आप यूरोप ले लीजिए, चाहे अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया, इन सभी क्षेत्रों में तकनीकी प्रौद्योगिकी काफी विकसित है। इनोवेशन का उनका जो अपना लेवल है वे भारत की तुलना में अच्छा है। तो जब यहाँ से लोग वहाँ शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं तो ऐसे में ये वहां से प्रौद्योगिकी सीखते हैं। ठीक, प्रौद्योगिकी के अलावा नवाचार, इन सारी चीजों को करने में सक्षम हो जाते हैं, और ऐसे में इनका जो प्रौद्योगिकी का जो आदान प्रदान है विभिन्न देशों से, यह बढ़ जाता है। जो सांस्कृतिक सामाजिक इनके एक साथ जो धार्मिक रीति रिवाज हैं, बोलचाल की भाषाएं हैं, इन भाषाओं का भी आदान प्रदान होता है, और वहां से हम भाषाएं सीखते हैं। भाषाओं के अलावा हम उनके रीति रिवाज भी जानते हैं और वे भी हमारे रीति रिवाजों को जानते हैं। ऐसे में धार्मिक सहिष्णुता भी बढ़ती है, और मानकर चलिए यह भी कि हो सकता है कुछ कारण ऐसे भी देखे गए हैं कई क्षेत्र में, मतलब ये तो सकारात्मक परिणाम था कि आप किसी क्षेत्र में किसी देश में रह रहे हैं, आपकी अपनी और उनकी भाषा का आदान प्रदान हुआ, सांस्कृतिक प्रथाओं रीति रिवाजों का आदान प्रदान हुआ, और आप एक सोसाइटी के रूप में सहिष्णुता के साथ वहां पर रह रहे हैं। लेकिन कुछ और भी संकट या तनाव देखने को मिले हैं जो कि भाषाई आधार पर देखने को मिले हैं, जैसे तमिल और श्रीलंका वाले क्षेत्र में आपने देखा तनाव देखने को मिल रहा है। कुछ अन्य सेक्टर हैं, क्षेत्र हैं जहां पर आप मान सकते हैं कि रीति रिवाजों को लेकर भी लोगों के बीच तनाव देखने को मिले हैं। यानी इसका परिणाम सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से मिला जुला है, लेकिन पॉजिटिव ज्यादा है क्योंकि भारत को रेमिटेंस प्राप्त होता है, और पॉजिटिव इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत को शिक्षा के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बेहतर यहाँ पर बढ़त हासिल होती है। किस वजह से? ध्यान रखें, प्रवासन की वजह से, क्योंकि यहाँ से जो लोग वहाँ गए हैं वे अभी भी अपनी मातृभूमि को इतना ही स्नेह करते हैं और मातृभूमि के लिए वहाँ पर निरंतर प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसे में प्रवासन के पॉजिटिव या आप कह सकते हैं कि सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हमारी अगली क्लास अगले टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। शुक्रिया।